27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। अभी 26वीं की जो गर्द है वो सेटल भी नहीं हुई और मुलाकातें 27वीं तरमीम के हवाले से शुरू हो गई हैं। प्रोग्राम के पहले से इस पर बात करेंगे, उसके बाद पीछे की लीगल टीम, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं गुत्थम गुत्था है और ये बहुत ज़्यादा पब्लिक डिस्प्ले है इस वक्त लड़ाई का, जिसकी वजह से पार्टी के अंदर मुख्तलिफ जो फैक्शंस हैं उनके दरमियान तनाव का तासुर जा रहा है। हकीकत क्या है, प्रोग्राम के दूसरे से इस पर बात करेंगे। आखिर में पाकिस्तान अमन अमान के लिए तीसरा बदतरीन मुल्क है, ये हम नहीं कह रहे, ये इस वक्त जो लॉ एंड ऑर्डर जस्टिस की रिपोर्ट है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की, वो ये बात कह रही है। प्रोग्राम के आखिरी से इस रिपोर्ट से हवाले से बात करेंगे। आगाज करते हैं 26वीं आईनी तरमीम की। अभी गर्द बैठी नहीं है, अंदर बहुत सारे जो आईनी कानूनी सवालात हैं वो भी सॉल्व हुए नहीं हैं और उससे जो नए चैलेंजेस सामना उठा रहे हैं, जो नजर उठा रहे हैं, जो उसको सॉल्व करने के लिए हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम लाने के लिए पर तोल रही है। आज इस हवाले से बड़ी अहम मुलाकात हुई। हमने देखा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान आज मॉडल टाउन लाहौर में मुलाकात हुई। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम के लिए पार्लियामेंट को मुतहर्रिक करने और JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान को पहले से ऑन बोर्ड लेने का फैसला किया है। जराये ने बताया कि मुलाकात में आईनी तरमीम के लिए दोबारा 2/3 अक्सरियत हासिल करने पर मुशावरत की गई है। दोनों जमातों के आईनी और कानूनी माहिरीन 27वीं तरमीम के लिए कल से इस्लामाबाद में बैठेंगे। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो इस हवाले से मुस्लिम लीग नवाज के कायद नवाज शरीफ से भी राब्ता करेंगे, जो इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। मुख्तसर वक्फे के बाद कल से दोबारा इस्लामाबाद में सियासी जोड़ तोड़ शुरू होगा। हुकूमत ने ऑफिशियली इस बात को अब कंफर्म कर दिया है। राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ सीरीज ऑफ इंटरव्यूज दिए हैं, उसमें उन्होंने बताया कि ना सिर्फ आईनी तरमीम आ रही है बल्कि उसके क्या खदोखाल होंगे, क्या उसमें मिलिट्री कोर्ट्स होंगी या नहीं होंगी। और इसके अलावा वकील मलिक साहब जो पिछले मुसवदे के बारे में भी बहुत ज़्यादा फाल रहे हैं, वो भी इसके हवाले से कुछ हमें नकात बता रहे हैं। ये दोनों हजरात ने क्या कहा, सुनिए। हमारी लीडरशिप का ये इरादा है कि हम कोशिश करेंगे 27वीं अमेंडमेंट लाने के लिए, लेकिन ये बात अपनी जगह पे बड़ी क्लैरिटी से मौजूद है कि हम थ्रू कंसेंसस ही करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम का जो मतन है वो मैं अभी आपको उस पर क्लैरिटी के साथ नहीं कह सकता, लेकिन जाहिर बात है 26वीं आईनी तरमीम में अगर कोई सुकून रह गए हैं, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। इसीलिए 27वीं आईनी तरमीम आना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इस हवाले से जाहिर सी बात है JUIF ने पिछली मरतबा बहुत अहम किरदार अदा किया, बल्कि अगर हम कहें कि कलीदी किरदार अदा किया तो ये गलत ना होगा। इस मरतबा अभी तक तो मौलाना फजल रहमान साहब की पोजीशन ये है कि 27वीं आईनी तरमीम को वो अपोज करेंगे। जरा सुनिए। 27वीं तरमीम जो है वो भी आने जा रही है तो नहीं आ सकेगी, इंशाल्लाह भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। ये कोई आसान काम नहीं है। इंशाल्लाह हम तासुर है कि शायद अपनी मर्जी के फैसले जो है वो लिए जाएंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर ऐसी कोई बात खुदा न करे आएगी तो शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। तहरीक इंसाफ की इसके हवाले से क्या पोजीशन है? पिछले जो मुसव्वदा था उसके अंदर बड़ा हैवी इनपुट था तहरीक इंसाफ का। मुसव्वदे के ऊपर मोर और लेस ज्यादातर इत्तफाक था, तरीकेकार के ऊपर इख्तलाफ था और सबसे बढ़ के इस बात पे भी इख्तलाफ था उसके मुसव्वदे के अंदर कि तहरीक इंसाफ इस पार्लियामेंट की लेजिटिमेसी को मानती नहीं है, इसलिए मजाज नहीं है किसी भी किस्म की आईनी तरमीम करने की। इस वक्त तहरीक इंसाफ की इस पे क्या पोजीशन है, जरा सुनिए। जो एलामिया दिया था पिछला पॉलिटिकल कमेटी का, आपको याद होगा, उसमें हमने ये कहा कि हमने ये मामला अपनी लीगल कमेटी के सुपुर्द कर दिया है और वो इसकी ऑप्शंस जो है एक्सप्लोर कर रहे हैं। मंडे को देखें लीगल कमेटी क्या कहती है और किस तरीके से इनको चैलेंज करना चाहिए। सो प्रॉब्लम क्या है? 27वीं आईनी तरमीम क्यों लाना चाहते हैं? वो कुछ ऐसे नकात हैं जिसकी वजह से इस वक्त आईनी बेंच नहीं बन सकता है। यानी कि आप एक ओरिजिनल इतनी बड़ी तरमीम, इतना बड़ा थिएटर लगाकर ला रहे हैं और आपने उसमें बेसिक्स ही अपने उसको फिगर आउट नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 191A के तहत आईनी बेंचों में नामजदगी और तय्युन जुडिशल कमीशन को करना है। आर्टिकल 175A के मुताबिक जुडिशल कमीशन में आईनी बेंचों के सबसे सीनियर जज या जजों को शामिल करना जरूरी है और अभी ये बेंच बनना बाकी है। ये एक संगीन खामी है कि जिससे ना नया जुडिशल कमीशन बनाया जा सकता है और ना ही कोई आईनी बेंच मुकर्रर किया जा सकता है जब तक पार्लियामेंट 27वीं आईनी तरमीम के जरिए इस शिक की तरमीम ना करे। एक और जो प्रॉब्लम है, जो एक सवाल उठता है, वो ये है कि क्या 27वीं आईनी तरमीम में मुमकिना तौर पर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से तरमीम की जा सकती है? राना सनाउल्लाह साहब इस हवाले से एक हिंट दे चुके हैं। तीसरी जो बात जेर तजवीज़ है, जेर गौर है, वो ये कि जिसमें एक बार फिर से क्या आईनी बेंच की जगह आईनी अदालत बनाने की भी ऑप्शन सोची जा सकती है? ये भी एक सवाल गौर तलब है।
क्या 27वीं यानी तरमीम में जजेस की सीनियरिटी लिस्ट फिर से तब्दील की जा रही है? क्योंकि हमने देखा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के अंदर अब जो दोबारा 3 सबसे बड़े सीनियर जजेस हैं उनको रख लिया गया, तो क्या हुकूमत चाहती है कि सीनियरिटी लिस्ट शुरू हो जस्टिस याया अफरीदी साहब के बाद और उससे पहले के जो 2 जजेस हैं उनको सीनियर कंसिडर ना किया जाए? ये भी एक सवाल है। क्या एक बार फिर प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट में तरमीम लाई जाएगी जिसमें चीफ जस्टिस, सीनियर तरीन जज और आईनी अदालत के सरबराह कमेटी में शामिल होंगे? 27वीं यानी तरमीम में सिंध में अलबत्ता इस बात को भी ऑन रिकॉर्ड मान चुकी है गवर्नमेंट के बल्दियाती निजाम में फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से चीजें भी शामिल हो सकेंगी। सो हुकूमत ये कोशिश क्या कर रही है और क्या इसमें कामयाब हो पाएगी? इसके अलावा तहरीक इंसाफ के अंदर भी हम देख रहे हैं जो वुकला की लड़ाई है वो बड़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। अब तो वो बिल्कुल मंजर आम पे है, वो मीडिया के सामने है, वो सोशल मीडिया के ऊपर है, उस पर भी बात करेंगे। सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी इस वक्त प्रोग्राम के पहले हिस्से के अंदर, सेक्रेटरी जनरल है तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया राजा साहब ज्वाइन करने के लिए। पहले तो मैं आईनी तरमीम के हवाले से सवाल पूछूंगी, फिर जाहिर सी बात है आपकी जमात में वुकला एक दूसरे के आमने सामने है, इट्स क्वाइट एम्बैरेसिंग नाउ। ये अपने 26वीं तरमीम की चीज़ें बहुत सारी अभी सेटल नहीं हुई और हुकूमत 27वीं तरमीम लाने की इस वक्त कोशिशों के अंदर है। तो अभी आपने तो वो चैलेंज भी करना था, अभी आप लोग कहाँ खड़े हैं तहरीक इंसाफ इस हवाले से? देखिए, आपने अपने इब्तिदाइये में ये कहा कि मुसव्वदे पे इत्तेफाक था, ये बात दुरुस्त नहीं है। देखिए, आई डोंट नो बार बार ये बात क्यों कही जा रही है। एक जुमला बोला था बैरिस्टर गौहर ने उस वक्त जबकि एक बिल्कुल मुख्तलिफ मुसव्वदा हमारे सामने था। बाद में जो बात सामने आई कि किस तरीके से ये आईनी बेंच बनाया जाएगा, किस तरीके से चीफ जस्टिस का तकर्रुर होगा, ये बिल्कुल हमारे किसी ऐसे मुसव्वदे में नहीं था जिसके हवाले से हमने आमादगी जाहिर की हो। तो बिल्कुल ये गलत बात है। देखिए, हम बुनियादी तौर पे इस तरमीम के खिलाफ हैं। हम नहीं समझते कि 3 सीनियर मोस्ट में से एक को चीफ जस्टिस लगना चाहिए हुकूमत की इमा पे। हम नहीं ये समझते कि आईनी बेंच में जो तकर्रियां हैं वो एक ऐसे कमीशन को करनी चाहिए जिसमें हमेशा ही तकरीबन हुकूमत की अक्सरियत होगी। हमने भारत का जो एक सिस्टम है जहाँ 5 या 7 सीनियर जजों को आईनी बेंच में लगा दिया जाता है बगैर किसी कमीशन के, उसकी हमने उसूली तौर पे तायद की थी। ये तो हमारा मौक़िफ़ अपनी जगह है, इन बातों से हट के कि इस असेंबली को इस्तेकाक नहीं है, अगवा के जरिए आईनी तरमीम नहीं हो सकती, मारपीट के जरिए आईनी तरमीम नहीं हो सकती, तो वो सब बातें अपनी जगह हैं। तो हम उस हवाले से सियासी मुज़ाहमत भी करेंगे और अदालती मुज़ाहमत भी करेंगे, वो हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। और चंद दिनों में आप ये दोनों जो लाए अमल के हिस्से हैं इनको देखेंगी कि हम इन पे अमल करेंगे। हुकूमत की हिकमत जहां तक ताल्लुक है 27 मैं बताती हूँ एक सेकंड, हुकूमत की हिकमत अमली भी थोड़ी सी, चूंकि पहली मरतबा मौलाना साहब को बिल्कुल आखिरी मौके पे उन्होंने ऑन बोर्ड लिया, फिर हमने देखा कि उसके बाद ज्यादा वो जो कंसेंसस बनाने के लिए काफी तगोदो करनी पड़ी हुकूमत को। इस मरतबा वो मौलाना साहब के साथ शुरू से ही इंगेज करना चाहते हैं और उनको साथ लेकर चलना चाहते हैं, तो गालिबन वो अपनी सियासी हिकमत अमली को भी इस वक्त रिव्यू कर रहे हैं और मौलाना साहब को वो शुरू से ही साथ रखेंगे। चेंज की उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी रखें, ठीक है। देखिए, मौलाना की अपनी सवाबदीद है, वो कहां तक जाना चाहते हैं नहीं जाना चाहते। हमने पहले मौलाना से एंगेज किया और इसी नीयत से किया कि वो ना तरमीम का हिस्सा बने। देखिए, हमारा बुनियादी मकसद ये नहीं था कि मौलाना के साथ मिलकर हम किसी मुसव्वदे पे आएँ और हमारा उस पर इत्तफाक हो। हमारा मकसद ये था कि तरमीम ना हो। जब मौलाना ने कहा कि नहीं, कुछ बातें ऐसी हैं जिन पे मैं चलूंगा, तो ठीक है, वहां हमारे रास्ते जुदा हो गए और हमने बिल्कुल वजाहत से कहा कि जो तरमीम हुई है वो उससे हम बिल्कुल आमादा नहीं है उस पर। अब मौलाना साहब क्या रवैया अपनाएंगे, हमें अब भी उम्मीद है कि जो बहुत ही खौफनाक किस्म की तरामीम थी जिनका इरादा था कि बुनियादी हुकूक को कम कर दिया जाए पाकिस्तानियों के लिए, बुनियादी हुकूक अगर पामाल होते हैं तो उसके खिलाफ जो दाद रसी है अदालतों से उसके रास्ते बंद कर दिए जाएं, फौजी अदालतें कायम की जाएं सिविलियंस को सजाएं देने के लिए, ये तमाम बातें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ इतनी बुनियादी नौयत की हैं, कोई इनका ताल्लुक पीटीआई से नहीं है। ये हमारी इंसानियत के हवाले से बात है। सलमान साहब, पिछले मुसव्वदे के अंदर आपने कहा कि आपका फाइनल मुसव्वदे के ऊपर इत्तेफाक नहीं था, पॉइंट टेकन, लेकिन आपकी जो आईनी बेंच की तजवीज थी उसको मौलाना साहब को पसंद आई, उन्होंने हुकूमत को इस हवाले से कन्विंस किया और उस आईनी बेंच की, वो आईनी अदालत से आईनी बेंच पे आए। आप लोग इनपुट दे रहे थे अपना, बेशक अब तरमीम माने या ना माने, लेकिन आपने बिल्कुल दिया। लेकिन देखिए, जो आईनी बेंच बना है उसका कोई ताल्लुक नहीं है उस आईनी बेंच से जिसकी हमने तजवीज दी थी। वो तो यही था कि 5 या 7 सीनियर जजों पे मुश्तमिल आईनी बेंच बन जाए।
बल्कि मैंने तो यहाँ तक लिख के दिया था कि उसमें आप रिवॉल्व करें ताकि सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बारी बारी मौका मिले आईनी मामलात को देखने का, लेकिन एक कायदे के मुताबिक। उसमें किसी कमीशन को इख्तियार नहीं होना चाहिए कि कौन आईनी बेंच में बैठेगा कौन नहीं बैठेगा। ये तो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट का जो काम है, जो तश्कील है, उसमें मुदाखलत है लेजिस्लेचर की तरफ से। ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स जो हम कहते हैं कि 3 आइन के या रियासत के हिस्से हैं, अदलिया एक है, मुकन्नना दूसरी है, इंतजामिया तीसरी है, उनको मदगम बिल्कुल करने की ये एक कोशिश है जो मैं समझता हूँ बुनियादी तौर पे गैर आइनी है। तो इस हवाले से प्लीज ये बड़ा जरूरी है कि हम ये एक ब्रॉड ब्रश बात ना करें कि एक मुसविदा था, आपने उससे इत्तफाक कर लिया। उसमें था क्या? जो मुसविदा उस वक्त था जो हमने तजवीज दी, ये कहते हुए कि हम इस पे नहीं चलना चाहते, हम नहीं समझते कि इस पार्लियामेंट को कोई इस्तेहकाक है, लेकिन अगर करना ही है आपने तो जो इंडिया में हो रहा है वो कर लीजिए। ये तो बार काउंसिल्स का भी अरसे से 20 साल से ये तजवीज मौजूद है। तो ये नहीं किया उन्होंने जो किया वो बिल्कुल ही एक बेहंगम चीज की कि कमीशन के हाथ में कर सकते हैं, आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं कि फिर एटलीस्ट खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असेंबली तो इसको इंडोर्स नहीं करेगी, वहां पर आईनी बेंचेस नहीं बनेंगे। नहीं, इंडोर्स करने की जरूरत कोई नहीं है, अब तो हो गई तरमीम ना, जैसे भी की इन्होंने अगवा करके की, मार धाड़ करके की, इसमें अब खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का कोई रोल नहीं है। ये तो आइन की सतह पे तरमीम हुई ना, जैसे भी हुई। तो इसलिए ये कहना कि क्या आर्टिकल 202 में सूबाई असेंबलियों की रेजोल्यूशन से मशरूत नहीं है आईनी बेंचेस का कयाम? क्या इसमें मुसवदे में फाइनल आर्टिकल 202 में ये है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, इसलिए ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए ये तो हो गया, सिंध असेंबली ने किया, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है। सिंध असेंबली ने उसको इंडोर्स किया, वहां पर बनेंगे, वहां पर मुकदमात की छांटी भी शुरू हो गई है। केपी के अंदर आप नहीं समझते कि ऐसी कोई जो जरूरत है कि आप वहां पे असेंबली में करारदाद लेकर आए? नहीं, हाँ, अगर है जरूरत, आप कह रही हैं किसी फाइन प्रिंट में ये लिखा हुआ है, तो केपी असेंबली ये नहीं करेगी, हम इस बात से मुत्तफिक नहीं है। लेकिन मेरी नजर में ऐसा नहीं है कि केपी असेंबली की जरूरत है, लेकिन अगर है भी मैं इसकी तस्दीक कर लूंगा, तो केपी असेंबली तो इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं होगी। ठीक है, अब आगे का लाए अमल क्या है? क्योंकि देखिए अब 27वीं, क्योंकि अभी जस्टिस याया साहब ने चीफ जस्टिस का सर उठा लिया ओथ, केपी के चीफ मिनिस्टर साहब वहां गए और वहां पे उस ओथ में उन्होंने जाकर शिरकत भी की। उससे पहले वो कह रहे थे कि अगर ना बने सीनियर मोस्ट हम जैम कर देंगे, वो नहीं हुआ थैंकफुली। अब उन्होंने उसको एक्सेप्ट तो कर लिया है तहरीक इंसाफ ने ऑन रिकॉर्ड आकर। अब इससे आगे क्या हिकमत अमली है? अब तरमीम तो हो गई है, क्या ये रिवर्स हो सकती है? क्या चैलेंज करने में आपको नहीं किया ना, ये लफ्ज जो है ये दुरुस्त नहीं है। एक हकीकत एक होती है जी डिफैक्टो हकीकत, एक चीज आपने कर दी है। अब एक सुप्रीम कोर्ट तो है ना, बहरहाल हमारे मुकदमे वहां लगे हुए हैं, हमारी जान माल का ताल्लुक है इन मुकदमों से, तो हम छोड़ के तो नहीं बैठ जाएंगे कि आओ मेरा माल भी ले लो, मेरी जान भी ले लो, मेरी इज्जत भी ले लो। हम लड़ेंगे, जो भी अदालत हमें मुयस्सर है वहां हम जाएंगे। लेकिन उस अदालत में जाके मुकदमा लड़ने का मतलब ये नहीं है कि हमने 26वीं तरमीम को मान लिया। उस अदालत का एक चीफ जस्टिस है, उनकी जात से हमें कोई मसला नहीं है, बहुत शरीफ नफ्स इंसान हैं, एक फेयर माइंडेड जूरिस्ट हैं। लेकिन जो तरीका अपनाया गया, जो तरमीम हुई, उससे हमारा इख्तलाफ है, वो इख्तलाफ रहेगा, उसके खिलाफ हम मुजाहमत करते रहेंगे। सही। इस मर्तबा अगर मौलाना फजल रहमान साहब आपसे इनपुट मांगते हैं 27वीं तरमीम में किसी भी किस्म की मदद करने के लिए, पिछली मर्तबा आप लोगों ने इनपुट दिया, क्या इस मर्तबा भी आप इनपुट देंगे या पिछले तजर्बे के बाद आप इंगेज नहीं करेंगे इसके ऊपर? देखिए ये तो देखा जाएगा, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर तो बात इस नौयत की है कि बुनियादी हुकूक को कम करना है, फौजी अदालतें बनानी है, तो मौलाना बिल्कुल इस पे बहुत वाज़ेह हैं, वो साथ नहीं देंगे इनका। इस हवाले से उनको हमारी इनपुट की जरूरत नहीं है। वो बिल्कुल समझते हैं कि ये करना मुल्क के लिए एक जहर होगा और ये नहीं होना चाहिए, तो ये तो वो नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर कोई बात है, कोई तकनीकी नौयत की बात है, वो तकनीकी सतह पे कोई बात करना चाहती हैं तो वो हम कर लेंगे। लेकिन बुनियादी अगर उसूली अब मजीद इनहराफ होता है और यही कि बुनियादी हुकूक में तखफीफ की जाती है, अदालतों का दायरा इख्तियार मजीद कम किया जाता है या फौजी अदालतें बनाई जाती हैं, तो मैं समझता हूँ ना सिर्फ मौलाना, पाकिस्तान की हर जमहूरी हुकूमत उठेगी। अब ये मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। अभी तक लोगों की एक खाम ख्याली थी कि जैसे ये कोई पीटीआई का मामला है, ये पीटीआई का मामला नहीं है। और ये पहले दिन से हम कह रहे हैं कि इसका कोई मखसूस ताल्लुक पीटीआई से नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपकी जो पार्टी के मामलात के हवाले से, ये सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर ये एक बड़ा एम्बैरसिंग एक्सचेंज हो रहा है। आपकी लीगल कुछ नहीं है। देखिए
ایک کوئی شخص جو ہے وہ ٹویٹر پہ گالیاں دینا شروع ہو جائے تو مجھے نہیں سمجھ آتا نیشنل میڈیا کیسے اس حوالے سے ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں. 20 جونیئر وکیل ہماری ٹیموں میں کام کرتے ہیں. کل میں کسی کو کہوں کہ صاحب آپ کی اب ضرورت نہیں ہے ہمیں، بہت شکریہ، اور وہ ٹویٹر پہ بیٹھ کر مغلظات فرمانا شروع کر دیں، آپ کہیں گی یہ کوہرام ہو گیا، پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کے اندر پتہ نہیں کیا ہو. کچھ بھی نہیں ہوا، 1-2 دن کی بات ہے، ختم ہو جائے گی. میڈیا سائیکل آپ کو پتہ ہے کتنا ہوتا ہے. کوئی بھی شخص سڑک پہ جا کے گالیاں دے تو چند سیکنڈ کے لیے تو کیمرہ اس طرف مڑ جاتا ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. سر اس میں اسٹریٹجی کے اوپر بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے اس سے پہلے لاہور آپ نے ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر نہیں کی، آپ لوگ ڈیلے کرتے رہے، اور اس کے بعد اب جا کے وہ پٹیشن دائر ہوئی ہے، اب آپ واپس لے کے منڈے کو ایک نئی پٹیشن دائر کرنے جا رہے ہیں. یہ لیگل اسٹریٹجی کے اوپر بھی کوئی ڈیلے نہیں ہوا، بہت زیادہ کوئی ڈیلے نہیں ہوا. ایسی یہ فضول سی باتیں ہیں. نہیں کوئی ڈیلے نہیں ہوا. ہم نے 20 پٹیشنیں کی ہوئی ہیں، ہمیں پتہ ہے کون سی پٹیشن کب کرنی ہوتی ہے. یہ بیٹھ کے کوئی چھوٹا سا وکیل بات کر دے، میڈیا کو کوئی شاید چیز چاہیے، مجھے نہیں پتا کہ آج کل کوئی خبروں کی کمی ہے، تو اس لیے یہ چیز سر آپ کے پارٹی کے انٹرنل میٹرز جب میڈیا پہ آتے ہیں، جب وہ مائک کی زینت بنتے ہیں، جب وہ سوشل میڈیا کی زینت بنتے ہیں، سوشل میڈیا از ناؤ ریالٹی، تو پھر اس کے بعد اگر یہ چیزیں پارٹی کے اندر حل ہو جائیں، باہر نہ آئے منظر عام پہ، ہم اس پہ کامنٹ نہ کریں. جب منظر عام پہ آتی ہے ہم کامنٹ کر دیتے ہیں اس پہ. نہیں کیوں نہ آئے بھئی. کسی شخص نے گالی بکنی ہے اور وہ ٹویٹر پہ کرتا ہے تو ہم تو نہیں اس کو روک سکتے نا. یہ تو آپ کا کام ہے کہ آپ سمجھیں کہ یہ کوئی قابل ذکر خبر ہے یا نہیں ہے. کل میں دفتر میں، مرکزی دفتر میں کسی کو فارغ کر دوں ٹی بوائے کو، اور وہ ٹویٹ کر دے، آپ اس کو بھی بٹھا دیں ٹی وی پہ لا کر اور کہ ہاں جی بتائیے، میں کیا کر سکتا ہوں اس حوالے سے. لیگل اسٹریٹجی میں کافی عرصے سے انوالو رہنے والوں میں تھوڑا سا فرق ہے. نہیں کوئی خاص فرق نہیں ہے. دیکھیں عرض میں نے یہی کیا کہ 20 وکلاء ہیں ہمارے مقدمات کو جو دیکھ رہے ہیں اس وقت پورے پاکستان میں، ان میں سے کوئی بھی کل جا کے کچھ بھی کر سکتا ہے سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ، یوٹیوب پہ، تو اس کو ہم روک تو نہیں سکتے. لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ان باتوں کی. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں پارٹی کے اندر، لیگل ٹیمز کے اندر تفریق ہوتی ہے. مجھے کوئی اس میں ذرا بھی وہ ایکسائٹمنٹ کی بات نظر نہیں آ رہی کہ یہ کیوں ایک چلے سر آپ کے سیکٹری اطلاعات اس پہ کامنٹ کر رہے ہیں، آپ کے جو سابق سیکٹری اطلاعات ہے وہ کامنٹ کر رہے ہیں، یا یہ ذمہ دار پارٹی کے سن لیں آپ کامنٹ دیکھ لیں. کوئی کسی کو اگر کوئی کسی کو گالی دے گا اور وہ کہ بھائی گالی مت دو تو یہ نیشنل نیوز ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی. لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کوئی ایشو نہیں ہے. دیکھیں پارٹی کے مقدمات جو ہیں وہ یا سلمان صفدر صاحب کر رہے ہیں یا میں کر رہا ہوں، یا کچھ مقدمات علی ظفر صاحب کر رہے ہیں، کچھ مقدمات عزیر بھنڈاری کر رہے ہیں، کچھ مقدمات لطیف کھوسا کر رہی ہیں. ہم ہیں پارٹی کے کاؤنسلز، ہم سب کے ساتھ 20 جونیئر وکلاء ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان جونیئر وکلاء میں سے کسی ایک وکیل کو اگر کوئی یہ سوجے کہ میں ٹویٹر پہ گالی دوں تو وہ دے سکتا ہے. کسی وکیل کو ہم شامل بھی کر سکتے ہیں، ٹیم سے نکال بھی سکتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کیا اس میں دلچسپی کی بات ہے. اس کا کوئی تعلق پارٹی کی کوہیژن یا کسی اور چیز سے نہیں ہے. بہت ہی معمولی آگے بڑھتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم میں جن پہ آپ کو شک تھا کہ وہ ووٹ دے سکتے ہیں، ان کے ووٹ کی ضرورت پیش نہیں آئی. کچھ آپ نے شو کاز نوٹسز دیے. میں زین قریشی کا ٹویٹر دیکھ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ جی میں ڈپٹی پارلیمنٹری سیکرٹری وہ اس سے سٹیپ ڈاؤن کر گئے ہیں. ابھی کیا سٹیٹس ہے؟ کیا جن لوگوں کو وہاں پر الیجڈلی لے جایا گیا ان کے جواب سے آپ لوگ مطمئن ہیں، یا اس انکوائری کو کب تک منطقی انجام تک پہنچے گی؟ وہ نہیں، ان کے جوابات آ رہے ہیں. ہم جواب وصول کرنے کے بعد ایک ہیئرنگ کریں گے، اس کے بعد فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے. اور انتہائی اقدام ہوگا یا ایک، کیونکہ اس وقت نشستوں کو چھوڑنا، انتہائی اقدام لینا بھی آسان نہیں ہے سر. ابھی تو ان کی بات سنیں گے نا، ابھی تو ان کی سب کی بات سنیں گے نا کہ کیا ہوا، حقیقت کیا ہے، الزام کتنا ہے. جب بات سامنے آئے گی تو اس کے مطابق کوئی فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے. پاکستان کی سیاست سر بڑی زیادہ، چونکہ اس کی ایک ہسٹری رہی ہے، ماضی میں ڈیلز ہوتی بھی رہی ہیں، اس وقت نہیں مانا جاتا کہ ڈیل ہوئی. اس کی بڑی صاف اگزامپل ہے جو نواز شریف صاحب ڈیل کر کے جا رہے تھے تو ان کی پارٹی کے ہر شخص نے اڑی چوٹی کا زور لگا کے کہا کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی. لیکن ہسٹری نے ان کو پھر جب جج کیا تو معلوم ہوا کہ بھی کب کیا کیا بات ہوئی. آپ کے ممبران بھی جب عدالت سے باہر آتے ہیں، جیلوں سے باہر آتے ہیں، تو پہلا الزام یہ لگتا ہے کہ جی ڈیل ہو کے آئی ہے. فار ایگزامپل خان صاحب کی اہلیہ، خان صاحب کی بہنیں اس لیے باہر آ رہی ہیں کیونکہ کوئی ڈیل ہوئی ہے، کوئی نرمی برتی گئی ہے، کوئی ایشورنسز دی گئی ہیں، اس کے بعد وہ باہر آئی ہیں. دیکھیں مجھے تو کسی ڈیل کا علم نہیں ہے، اور اگر آپ کو خان صاحب کسی جہاز میں بیٹھے لنڈن کی جانب روان دوا نظر آئے تو پھر مجھ سے یہ سوال کیجئے گا کہ ڈیل ہو گئی. اس وقت تو مجھے کوئی ایسی ڈیل نہ نظر آتی ہے، نہ میرے علم میں ہے.
اور خان صاحب بالکل جیل میں بیٹھے ہیں اور اپنی جگہ سے وہ اپنے اصولی موقف سے بالکل نہیں وہ ہٹنے کو تیار، تو کیا ڈیل ہوگی؟ وہ تو یہی کہہ رہی ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت لاؤ، ووٹ کو پامال مت کرو، الیکشن شفافیت سے کراؤ، انسانوں کو اغوا مت کرو، بھیڑ بکریاں مت سمجھو. اس پہ کیا ڈیل ہو سکتی ہے آپ مجھے بتائیے. صحیح.